हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम देखेंगे कि भाई लीकेज, फ्लक्स और कॉपर लॉस क्या होते हैं और इनको जब इंक्लूड कर लेंगे हमारी मशीन में तो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये हमारा क्या था, कोर था। और हमें पता था कि हम जब यहाँ पे दो तरीके के फ्लक्स, ये वाइंडिंग आ गई थी हमारी, तो हमें पता था कि एक फ्लक्स तो हम कहाँ भेज रहे थे, आइडियल में फाई नॉट में भेज रहे थे और पूरा का पूरा फ्लक्स वहीं जा रहा था। बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जब हम लीकेज कंसिडर करेंगे तो भाई इसके दो कंपोनेंट होंगे, फ्लक्स के दो कंपोनेंट होंगे, म्यूचुअल और दूसरा क्या होगा, लीकेज। ये हवा में जाने वाला फ्लक्स इधर भी होगा, है ना, इधर की सेकेंडरी साइड भी होगा, सेकेंडरी साइड भी लीकेज फ्लक्स होगा, सेकेंडरी साइड भी क्या होगा, लीकेज फ्लक्स होगा। तो यहां पर दोनों साइड में हम क्या बोल सकते हैं, दोनों साइड में लीकेज होगा, दोनों साइड में क्या होगा, लीकेज होगा। अब इस लीकेज की मॉडलिंग कैसे करेंगे? मॉडलिंग का मतलब है कि इक्विवेलेंट डायग्राम में सेट करना है इसको। तो हमारे पास तीन कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो हटा दो क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे काम करता है। अब दो बची, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, लॉसी कंपोनेंट है, बट क्या ये हमारा असल में कुछ लॉस दे रहा है क्या हमें? नहीं, फ्लक्स में कमी कर रहा है बट ऐसा लॉस नहीं दे रहा है, हीटिंग वाला लॉस नहीं दे रहा है, हीटिंग के टाइप का लॉस नहीं दे रहा है, I²R टाइप का लॉस नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास बची एक ही चीज कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, लीकेज को एक इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट कर दे। क्या कर दे, एक इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट कर दे। चलो कर देंगे। अब इस इंडक्टेंस के अंदर लीकेज भी ले लेंगे हम लोग और वाइंडिंग के, देखो ये जो वाइंडिंग है कॉपर वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग के अंदर आपको पता है कि भाई एक रेजिस्टेंस होगा और एक इंडक्टेंस होगा, है ना। इसका इंडक्टेंस और दोनों होगा ना भाई, एक रेजिस्टेंस होगा और एक इंडक्टेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, लीकेज को और वाइंडिंग का भी जो छोटा मोटा इंडक्टेंस है, वैसे ये इंडक्टेंस बहुत कम होता है इसकी वैल्यू, या लीकेज भी बहुत कम हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एयर में जाने वाला फ्लक्स बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दिया है, तो सारा का सारा मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ फ्लक्स आपका वहीं से चले जाना है, बहुत कम हमारा होगा यहाँ पे। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा, ये जो इसके अंदर का जो हमारा इंडक्टेंस है, इसका जो वाइंडिंग के अंदर का जो इंडक्टेंस है हमारा, वाइंडिंग के अंदर का जो इंडक्टेंस है, तो वो एक मेजोरिटी ऑफ इंडक्टेंस तो हम मैग्नेटाइजिंग ब्रांच में लेके आ चुके हैं, है ना। मेजोरिटी जो I0 करंट हमारा फ्लो किया था, I0 करंट फ्लो किया था जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन हो रहा था, उसको हम लोगों ने मैग्नेटाइजिंग ब्रांच से तो रिप्रेजेंट कर दिया था। तो हम इक्विवेलेंट डायग्राम में क्या करेंगे कि इसका एक लॉस कंपोनेंट, क्योंकि कॉपर लॉस तो होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करंट, क्योंकि जब यहाँ पे लोड बड़ा लगा तो यहाँ पे करंट I1 भी बहुत बड़ा होगा, तो इस वजह से यहाँ पे कॉपर लॉस भी अच्छे खासे होंगे। तो रेजिस्टेंस यहां पर इस वाइंडिंग के अंदर हो गई होगा। तो हम क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट डायग्राम में एक हमारा रेजिस्टेंस का पार्ट ले लेंगे, है ना। ये रेजिस्टेंस का पार्ट ले लिया हमने, R1 रेजिस्टेंस, और ये हमारा क्या बोल देंगे, लीकेज से सिंबल कर देंगे। इसको कैसे कर देंगे, लीकेज से, लीकेज, ये हमारा क्या हो गया, लीकेज रिएक्टेंस, है ना। क्या हो गया, लीकेज रिएक्टेंस। और पूरा का पूरा हमारे एक तरीके से कॉपर वाइंडिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस जा रहा है वो पूरा का पूरा उसमें ले लिया है। और वाइंडिंग का जो हल्का फुल्का इंडक्टेंस है वो बहुत कम होता है, तो उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक मैग्नेटाइजिंग ब्रांच में तो ले ही चुके हैं, है ना, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच में, क्योंकि जो कोर मैग्नेटाइज हो रहा है तो वहां का ले लिया है, तो उसको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, लीकेज इंपीडेंस। इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, लीकेज इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीकेज इंपीडेंस, ट्रांसफार्मर का लीकेज इंपीडेंस, क्योंकि लीकेज का जो रिएक्टेंस है वो वाइंडिंग के रिएक्टेंस से ज्यादा होता है थोड़ा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, लीकेज हमारा क्या है, लीकेज। क्योंकि कॉपर, देखो कॉपर का जो म्यूआर है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, वो भी बहुत कम होती है, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम हो सकती है वायर के अंदर, है ना। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि इसको हम बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस और ये हमारा रेजिस्टेंस, है ना। और इस पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, लीकेज इंपीडेंस भी कई बार बोलते हैं। तो आप अभी नॉर्मली थोड़ी देर के लिए बहुत डेप्थ में मत जाइए, अभी सिंपल ये समझिए कि भाई ये हमारा क्या रहेगा, प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस देगा, ये हमारा लीकेज देगा, और ये हमारा XM है, ये RW है, ठीक है। और यहां से जो हमारे करंट है, ये करंट हमारा I1 करंट जा रहा है, ये हमारा I0 या एक्साइटिंग करंट, एक ही बात है, एक्साइटिंग करंट, है ना। और यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और लॉस कंपोनेंट। और यहाँ पर ये I2 डैश जाएगा, क्योंकि जितना I2 खींचेगा उसके हिसाब से
कंपनसेट करेगा I2, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूस ईएमएफ E1, यहाँ पर हो गया इंड्यूस ईएमएफ E2। अब सेकेंडरी साइड का क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड का भी लीकेज रहेगा, तो सेकेंडरी साइड का कॉपर लॉस R2 से और JX2 हमारा लीकेज, सेकेंडरी साइड का लीकेज। और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जाके ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज दे देंगे। तो इस तरीके से सारे पैरामीटर हम लोगों ने कॉपर लॉस वाले, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस ले लिया, रिएक्टेंसेस लीकेज रिएक्टेंसेस ले लिए, ये जो हमारी मैग्नेटाइजिंग ब्रांच था ये हमारा हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस था। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे सारे के सारे पैरामीटर इसमें हमने कंसीडर कर लिए और ये हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या है ये हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट भी बनता है। अगर मैं शंट ब्रांच को उठा के यहां रख दूं, है ना, यहां पे बना दूं ये शंट ब्रांच, या यहां बना दूं, तो ये सब के सब हमारे क्या रहेंगे, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम रहेंगे। इसको कई बार हम हटा देंगे, डायरेक्टली ये रख देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली, तो बहुत सारे 2-3 टाइप के अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम बनते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। आप एग्जैक्ट वाला देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट पे फोकस करिए। कई बार ये यहां पे भी बना दे तो कंफ्यूज मत होना, ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम है ना, मैंने अभी एग्जैक्ट बनाया है, मैंने अभी एग्जैक्ट बनाया। और ये भी आप ध्यान रखना, ये जो नो लोड करंट है, नो लोड करंट है ना, हम इसको नो लोड करंट भी बोलते हैं, नो लोड करंट, नो लोड करंट, या फिर एक्साइटिंग करंट भी बोल देंगे, या फिर एक्साइटिंग करंट, एक्साइटिंग करंट भी बोल देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट होता है वो 2 to 6% ऑफ रेटेड होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है और बहुत कम होगा। और आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके किलो ओम में होते हैं, ये जो ये कायम होंगे, इनकी जो ओमिक वैल्यू होगी किलो ओम में होगी और ये ओम में होगी, ये ओम में। इनकी वैल्यूज काफ़ी कम होती है और इनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से भी आपका करंट बहुत कम जाएगा। यहाँ पे ये करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना, समझ गए। चलो अब हम क्या करें, अब यहां से हम लोग अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम आप ध्यान से देखिए। वैसे आपका काम का बहुत ज्यादा नहीं है जेई लेवल के एग्जाम में, बट फिर भी जो भी इंटरेस्टेड हो वो देख लेना। तो यहाँ पे मैंने गेट में अलग तरीके से बनाया, यहाँ पे और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से फेजर बनाता हूँ। गेट में थोड़ा सा मैंने और थोड़ा सा अच्छा बनाया है। तो यहां पर आप देखोगे तो केवीएल लिख दो, केवीएल लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2 X2 माइनस V2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, E2 तक अगर पहुंचना है तो V2 प्लस I2 R2 कर दें प्लस JI2 X2 कर दें, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, E2 पे पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ का फेजर KVL लिखना है तो मैं KVL कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये KVL मैंने लिख दिया है ना, KVL लिख दिया। तो KVL मैं हटा दे रहा हूँ ना, आपको बताने के लिए कर रहा था कि ऐसे KVL लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे KVL ऐसे लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, V1 माइनस I1 R1 माइनस I1 JX1 माइनस E1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पर V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1 यहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो मुझे कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं V1 तक पहुँच जाऊँगा। और एक माइनस सा साइन हम काई के लिए लगा देते हैं हमारे लेंथ के हिसाब से, है ना, लेंथ के हिसाब से माइनस साइन माइनस E1 में लगा देते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगाते हम लोग, है ना, सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं। चलो अब आप देखना ध्यान से कि ये फेजर डायग्राम हम लोग बनाने चले। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं तो एक लाइन खींच देते हैं फटाफट, अच्छी स्टैंडर्ड वाली, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ये है हमारा फाई नोट। क्या है हमारा फाई नोट। अब देखिए यहां से हमें पता है कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ E1 और E2 है, E1 E2 वो किस साइड में, इस साइड में। ये E1 बना दिया मैंने, ये बना दिया मेरा E2। ठीक है, ये बना दिया मैंने E2। और मुझे पता E2 को और थोड़ा सा लंबा कर देते हैं हम लोग, ये बना दिया E2। ठीक है, और मुझे पता है कि अब आई नोट करंट तो मेरा यहाँ पे बनता है, आई नोट करंट तो यहाँ पे बनता है ना। ये एंगल तो और भी छोटा बनता है, मैं आपको शो करने के लिए और थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ये है ना आई नोट। ठीक है, अब देखना जो वोल्टेज V2 है, ध्यान से देखो, ये V2 है और E2 इसके बीच में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा ना। तो इसका मतलब है कि पहले E2 आया उसके बाद V2 आएगा, इसका मतलब V2 बाद में आया है, V2 बाद में आया है। तो बाद में आया इसका मतलब क्या, फेजर में बाद में आने वाला कौन सा पीछे रहता है। तो ये हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर हम ये बोल देंगे कि भाई ये हमारा V2 तो यहाँ पे है।
अब मान लीजिए मैं कौन सा लोड ले रहा हूं, मैं लोड ले रहा हूं लेगिंग टाइप का, लेगिंग पावर फैक्टर वाला, लेगिंग पावर फैक्टर θ2 पावर फैक्टर एंगल है लेगिंग टाइप का। तो लेगिंग टाइप का है अगर, तो वो कहां से आएगा देखना ध्यान से, लेगिंग टाइप का है तो ये आपका करंट जो है वो कुछ इस तरीके से पीछे से आएगा, है ना, I2 लेग कर गया θ2 से, और यही I2 डैश बन जाएगा, इस साइड में जाके क्या बन जाएगा, I2 डैश बन जाएगा, है ना। लेंथ पे मत जाइएगा, अभी लेंथ पे मत जाइएगा, क्योंकि लेंथ डिपेंड करेगा आपके टर्न रेशो पे, है ना। अगर ये छोटी है तो ये बड़ी लेंथ रहेगी, क्योंकि टर्न रेशो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। I2 ये एग्जैक्टली उस साइड में, प्राइमरी साइड में। अब देखो सेकेंडरी से बनाते हैं, तो E2 तक अगर पहुंचना है तो V2 में क्या प्लस कर दे, I2 R2 प्लस कर दे। तो I2 R2 फेजर जब बनेगा तो इसका मतलब I2 R2 है क्या, I2 और R2 इसके पैरेलल चलेंगे, किसके पैरेलल चलेंगे, हमारे इसके पैरेलल, ये I2 R2 इसी के पैरेलल हमारा I2 R2 चलेगा, I2 और R2 क्यों चलेगा इसके पैरेलल, क्योंकि I2 R2 दे क्या रहा है मुझे, मान लीजिए यहां पर आप देखो तो ये आपका वोल्टेज ड्रॉप है ना, I2 और R2, तो करंट और यहां का वोल्टेज, भाई ये जो वोल्टेज है ना I2 R2 और ये करंट है, तो रेजिस्टेंस में तो क्या होता है, एक ही फेज में होता है ना, रेजिस्टेंस में तो क्या होता है, एक ही फेज में होता है। तो मुझे कायदे से ये यहां पे बनाना चाहिए था I2 R2, बट मैंने सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको उठा के मैं फेजर में यहां पे कर दूं, बट इस चीज का ध्यान रखना कि दोनों क्या है, पैरेलल है। उसके बाद क्या प्लस करना है मुझे, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद प्लस करना है प्लस JI2X2, मतलब J का मतलब क्या है, प्लस 90 डिग्री रोटेशन। प्लस 90 डिग्री रोटेशन का मतलब है कि यहां से मैं 90 डिग्री खींच दूंगा तो ये हो गया JI2X2 और मुझे क्या मिल गया, E2। तो इसका मतलब हम वेक्टोरिकल देखो सम कैसा हो गया, V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2X2 और इक्वल टू E2, है ना। तो ये हमारा देखो। अब सिमिलरली हम ऊपर की साइड में चलते हैं। ऊपर की साइड में पहले तो क्या करें, इन दोनों को प्लस अगर कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें, अगर हम लोग इन दोनों का पैरेलल ऑपरेशन कर दें तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा I1 बन गया, है ना, I0 और I2 डैश का समेशन। देखो I0 और I2 डैश का समेशन I1 बन गया हमारा। उसके बाद कैसे पहुंचना है, -E1 से लगा के I1 R1 चलना है, देखिएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमें पहले से क्या पता है, पहले से -E1 पता है, ठीक है, -E1 पता है। तो अब अभी तक क्या होता था, -E1 को ही V1 बोल देते थे। अब ऐसा नहीं होगा कि बीच में हमारे कुछ ना कुछ ड्रॉप होंगे। तो हम यहां से कैसे चलेंगे, -E1 से हम चलेंगे, यहां देखिएगा, -E1 से I1 R1 कहां चलेगा, यहां पे। इसका मतलब है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा वो एक ही फेज में रहेगा, तो I1 के फेज में रहेगा I1। तो यहां पर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा उठा के मैं इस साइड में कर देता हूं, क्योंकि अभी हमें जगह की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेते हैं। तो अब देखना, इसके पैरेलल I1 के पैरेलल में क्या करूंगा, ऐसा कुछ खींचूंगा, I1 R1, फिर वहां से 90 डिग्री JI1X1, और फिर यहां पे जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा V1, क्या मिलेगा, V1। और ये पूरा का पूरा V1 और I1 के बीच का θ1, जो कि थीटा ज्यादा है तो पावर फैक्टर कमजोर रहेगा इसका। ये θ2 देखो छोटा है तो इसका पावर फैक्टर, मतलब अगर 0.8 पावर फैक्टर इधर है तो 0.2 पावर फैक्टर प्राइमरी साइड होगा, ठीक है, इतना अंतर होता है। तो ये रहा फेजर डायग्राम, ये रहा आपका फेजर डायग्राम। और ये हमारा क्या है, ये एंगल कौन सा बोल सकते हैं, ये एंगल हमारा θ0। इसके कंपोनेंट होंगे फिर I0 और IW, ठीक है। तो ये असल में आपका फेजर डायग्राम में लेगिंग लोड के लिए है ना, चाहे तो आप लीडिंग के लिए बना सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। मजा आया। तो बहुत ही सिंपल था, बस हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे नेटवर्क के सिंपल छोटे छोटे रूल है, इसीलिए मैंने बोला था एसी एनालिसिस को मैंने इसीलिए थोड़ा डेप्थ में पढ़ाया है। आप देखोगे कि बड़े बड़े डेरिवेशन मैंने करवाए हैं, वो इसीलिए करवाए, फेजर डायग्राम अच्छे से इसलिए बनवाए हैं। आप बोलोगे सर ये यहाँ पे इतना क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी ना मशीन सीखने के लिए। यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, वही वोल्टेज ड्रॉप लिख रहा हूँ और वही फेजर डायग्राम बना रहा हूँ मैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो बोलते जा रहा हूँ उसके हिसाब से मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसी के पैरेलल में क्यों लिया, क्योंकि वो वहीं का जो ड्रॉप है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप और करंट एक ही फेज में होना चाहिए। तो उसी के पैरेलल ये लाइन जो है, ये पैरेलल उसी के फेज में I1 R1 लिया है मैंने,
ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। और ये क्यों मोड़ रहे हैं 90 डिग्री से, क्योंकि प्लस जे है, तो प्लस मतलब प्लस का मतलब देखो जे हम कहां मोड़ रहे हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहे हैं, प्लस 90 डिग्री। प्लस जे का मतलब क्या होता है, वन एंगल 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। तो हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी हमने जो मोड़ा है वो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा है, ठीक है, समझ गए। तो ये था पूरा का पूरा फेजर डायग्राम। तो समझ गए आप, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है जिसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, और ये आपका इसका फेजर डायग्राम है, ठीक है। अब चलो एक चीज और बताता हूं, लास्ट है रेफरिंग पैरामीटर, कि भाई पैरामीटर को प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी ले जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज रेगुलेशन में, इफिशियंसी में, ओसीएससी टेस्ट में सब काम आने वाला है। तो सपोज करो मैंने इसको बोल दिया प्राइमरी, इसको बोल दिया सेकेंडरी, अभी एचपीएलवी में यूज नहीं कर रहा हूं, प्राइमरी सेकेंडरी यूज कर रहा हूं। तो अगर मुझे कोई पैरामीटर रेफर कराना हो थोड़ी देर के लिए, मुझे रेफर्ड पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड, सारे पैरामीटर मुझे प्राइमरी साइड में लाने। तो प्राइमरी साइड के तो प्राइमरी साइड ही है, तो कौन से पैरामीटर लाने मुझे, सेकेंडरी पैरामीटर, सेकेंडरी पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी साइड। मतलब ये मुझे अगर इस साइड में लाना हो तो क्या रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए मुझे क्या करना है, ध्यान रखना, एक फॉर्मूला बता रहा हूं सिंपल सा, कि मुझे R2 को अगर इस साइड में लाना है तो अब ये इस साइड आने के बाद R2 डैश में तब्दील हो जाएगा। ये R2 इधर आने के बाद R2 डैश बन जाएगा, क्योंकि वो जैसे 3 ओम है, तो 3 ओम इधर आके 3 ओम नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहां पर R2 को इधर लाऊंगा तो R2 नहीं बोलूंगा, R2 डैश बोलूंगा। और एक हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखना, रेफर्ड टू और रेफर्ड फ्रॉम, रेफर्ड फ्रॉम और ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर इनटू ओरिजिनल वैल्यू जिसको हम रेफर कर रहे हैं, जिसको हम रेफर कर रहे हैं। रेफर टू अपॉन रेफर्ड फ्रॉम, मान लीजिए रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता ना, तो उसको प्राइमरी हॉस्पिटल ले जाते, फिर हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं, छोटे से हॉस्पिटल में प्राइमरी चिकित्सालय वाले क्या बोलते हैं कि इसको बड़े हॉस्पिटल में रेफर करो। तो बड़े हॉस्पिटल में जब आप रेफर करोगे तो क्या हुआ, रेफर्ड टू बड़ा हॉस्पिटल, रेफर्ड फ्रॉम कहां से, छोटे हॉस्पिटल से। तो रेफर्ड फ्रॉम कहां रेफर कर रहे हैं, रेफर्ड टू, और कहां से कर रहे हैं, रेफर्ड फ्रॉम। तो यहां पर टर्न रेशियो देखो, टर्न रेशियो N1 और N2, N2 किस साइड में, इधर है, N1 किस साइड में, इधर है। तो आप देखो R2 डैश को अगर मुझे लेना है तो रेफर टू किस साइड में, रेफर टू इस साइड में, तो मतलब कि N1 डिवाइड बाय रेफर टू किस साइड से, N2 साइड से, तो N2 होल स्क्वायर इनटू R2। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, X2 का भी ऐसा हो जाएगा, X2 डैश बन जाएगा। तो रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम स्क्वायर इनटू X2, ये हो गया सिंपल। तो अब हमारा इस साइड में जो सर्किट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, देखना, ध्यान से देखना है ना। अब क्या बन गया, ये आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस तो पहले से था, एक और रेजिस्टेंस आ गया, रिएक्टेंस आ गया, और ये कुछ इस तरीके से, अरे कुछ इस तरीके से ये सारे पैरामीटर हम कहां की साइड लिया है, सेकेंडरी के प्राइमरी में उठा के लिया है, और इसको बोल दिया R1 JX1 R2 डैश JX2 डैश, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बोल देते हैं RE1, क्या बोल देते हैं RE1, जिसको R1 प्लस R2 डैश बोलेंगे, और इसको बोल देते हैं XC1 X1 प्लस X2 डैश, ठीक है, इसको बोल देंगे RE1। तो RE1 और XC1 का हमेशा क्या मतलब है कि सारे पैरामीटर, ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, प्राइमरी 1 का मतलब क्या है, प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड मैंने सारे के सारे रेजिस्टेंस उठा लिया, उसका इक्विवेलेंट है ये क्या है, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस प्राइमरी साइड, सारे रेफरिंग करते हुए। अच्छा ऐसा कैसा सर, सेकेंडरी साइड भी होगा क्या, बिल्कुल हो सकता है सेकेंडरी साइड। अब ध्यान से देखना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं सेकेंडरी साइड। अब मैं सेकेंडरी साइड में अगर ले जाऊंगा तो पहले से तो ये अवेलेबल है ही है, तो ये पहले और आ जाएंगे हमारे, ठीक है। अब मैं इस साइड में ले जा रहा हूं, तो देखना पहले से अवेलेबल, मान लो R2 और JX2 तो पहले से है थोड़ी देर के लिए, तो R1 डैश और X2 डैश, सॉरी X1 डैश है ना, N1 बाय N2। तो अब ध्यान से देखना, अब ये यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेफर टू, क्योंकि अब इन पैरामीटर को हम कहां ले जा रहे हैं,
प्राइमरी के पैरामीटर कहाँ रेफर कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड रेफर कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर जब इधर रेफर करेंगे तो रेफर टू कहाँ कर रहे हैं, उधर की साइड में, तो n2 डिवाइडेड बाय n1 रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम स्क्वायर इनटू r1। सिमिलरली x1 डैश क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर इनटू x1। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप देखोगे सर्किट बनाओगे ओवरऑल तो ये बन जाएगा आपका, ये ओवरऑल मैंने बना दिया RE2 XE2। अब इसके अंदर प्रॉपर क्या है, RE2 और XE2 का मतलब क्या है कि RE2 के अंदर R2 तो एज इट इज है प्लस R1 आया हुआ है ना, मेहमान है ये। XE2 क्या है, X2 तो पहले से है बट XE1 जो है वो आया हुआ है उस साइड से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पूरे के पूरे रेफरिंग सिस्टम इधर से उधर, उधर से इधर पलटा सकते हो। समझ में आया? तो जितनी भी ओमिक वैल्यू को रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम, कहां से कहां कर रहे हैं, रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम, ध्यान रखना, उसके हिसाब से आप चीजें कर सकते हैं। मेरे को पता था कि आपको पता होगी ये सारी चीजें, मुझे पता है कि ये बेसिक सी चीजें पता होगी, बट मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने पढ़ा दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है, चलो अब फटाफट ये देख लेते हैं हम लोग, सिंपल सा, कि अगर करंट और वोल्टेज को ले जाना हो तो ये तो हम लोग इससे कर लेंगे, E1 इक्वल टू E2 N1 बाई N2 इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय I1, है ना। MMF से, MMF इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं N1 I1 इक्वल टू N2 I2। तो यहाँ पे MMF इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये करंट के रिलेशन को भी इधर उधर कर सकते हैं। I2 निकालना है तो कैसे होगा, है ना, I2 निकालना है तो क्या हो गया, N1 डिवाइडेड बाय N2 डिवाइडेड बाय I1। तो इन रेशियोज से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज की वैल्यू ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि N1 और N2 के इसमें स्क्वायर नहीं आता है, बाकी इधर के साइड में क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा सब जगह, है ना, सब जगह क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर आपका फिनिश हो गया है। सो ये जो रेफरिंग पैरामीटर है ना, ये आपको जब मैं वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाऊंगा या शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ाऊंगा तब बहुत काम आएगा, जब मैं इधर से उधर ले जाऊंगा इनको। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो पूरा का पूरा मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम से बता दिया है सारी की सारी चीजें। चलो अब क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने कहां से चले थे। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हमने इस तरीके से बनाया था। ठीक है, तो सारी की सारी हमारी जितनी प्रैक्टिकलिटीज थी वो मिक्सअप करी, हिस्टैरिसीस लॉस देखा कि BH कर्व पे कैसे काम करता है, ये मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूले थे इसके, मैंने बता दी, B कांस्टेंट है तो क्या होगा, B कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, एडी करंट कैसे पिक्चर में आया वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने बताया कि एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, है ना, इनडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, है ना। बस ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए आपको काम आ सकता है कहीं कहीं पे, है ना, कि ये कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर ऊपर हो गया और ये कांस्टेंट है तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, बाकी तो मेजर फॉर्मूला आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो हमने देखा कि किस तरीके से अगर मुझे एडी करंट को रिड्यूस करना है तो हाई परमेबल मटेरियल यूज करना पड़ेगा और ये इसके लिए लेमिनेशन या फिर सिलिकॉन ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद देखा हमने कि आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जब हम यहाँ पे एडी करंट और हिस्टैरिसीस जब हमने ऐड किए तब क्या हुआ, उन दोनों को देखा और मॉडलिंग करी हम लोगों ने। उसके बाद हमने देखा कि एक टेबल बनाई और टेबल के हिसाब से कौन सी चीज़ कैसे वेरी करती है उसके हिसाब से हमने सब देखा। उसके बाद हमने लीकेज फ्लक्स और कॉपर लॉस देखा और इनकी मॉडलिंग भी कर दी हम लोगों ने, और लगे हाथ फिर इक्विवेलेंट डायग्राम भी हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने फेजर डायग्राम बना दिया, बिल्कुल फेजर वैसा कि KVL लिखा, हमने करा कुछ नहीं, यहाँ से KVL की इक्वेशंस ली, उन इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या किया, फेजर में पिना दिया। और जो हमने AC एनालिसिस में रूल सीखे हैं कि भाई किसके फेज में कौन रहेगा, रेजिस्टेंस में, इंडक्टेंस में, वो सबके सब चीज़ें सीखी है, बस वही देखा हमने। और उसके बाद हमने फाइनली रेफरिंग पैरामीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड है तो बताओ सेकेंडरी साइड जाके क्या हो जाएगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि थोड़ी देर के लिए आपसे पूछा है कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको प्राइमरी साइड दे दिया है ट्रांसफार्मर के, और ये बोल दिया है कि ये यहाँ पे ये 3/5 का रेशो है, टर्न रेशो, तो इस साइड में रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस जब इस साइड में रेफर होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ। यही 2 ओम सेकेंडरी साइड में क्या हो जाएगा, तो आप कैसे करेंगे इसको कि यहाँ पर आपको सेकेंडरी साइड में चाहिए तो R1, ये R1 था तो उधर जाके R1 डैश हो गया, रेफर टू मतलब कहाँ को जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, उसका स्क्वायर इंटू 2, कहाँ को जा रहा है, कहाँ से जा रहा है। ठीक है, रेफर टू, वो एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना है ना, पेशेंट गिरा हुआ है, प्राइमरी चिकित्सा पे गया, उसने बोला रेफर करो, तुरंत बड़े हॉस्पिटल रेफर करो, रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम।
ठीक है। तो बस 55 25 3 तारीनो इंटू 2 बस कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं और ये हमें आगे चल के वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह में बहुत काम आने वाले हैं रेफरी, कि भाई सेकेंडरी को प्राइमरी और प्राइमरी को सेकेंडरी में ले जाने के लिए क्या करते हैं। वोल्टेज करंट को आपको ले जाना हो तो इस रेशियो से ले जाना है ना, एमएमएफ वाले से, कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज नहीं तो पता चले स्क्वायर कर दो यहाँ पे, है ना, रेफर टू वाले से नहीं करना इनको। तो एट दिस नोट हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग, और उसमें देखेंगे ओसीएससी संपनर टेस्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है और उनसे जुड़ी हुई बातें। बट मैं सोच रहा हूँ कि टेस्टिंग से पहले इनके ऊपर अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं अच्छे वाले, तो पहले मैं क्वेश्चन का एक सेशन करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।